हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स में जो पॉलिटी का पोर्शन होता है, आपकी टीजीटी पीजीटी जैसी प्रतियोगिता परीक्षा सभी एग्जाम के लिए काफ़ी स्कोरिंग होता है। वहाँ से हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप सभी को जो है कमेंट करके बताना होगा कि 100 में से आपने कितना सही किया, कैसी है तैयारी आपकी। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और सभी मॉडल पेपर अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सभी वीडियो वहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आप सभी को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है आज का। 5 सेकंड आपको मिलेंगे, आपको अपने मन से उत्तर लगाना होगा और लास्ट में कमेंट करना होगा कि 100 में से आपने कितना सही किया, कैसी तैयारी है आपकी। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति निहित होती है। तो राष्ट्रपति में ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 53 के तहत जो है संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख भी अनुच्छेद 58 में किया गया है। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जितने लोग ए ऑप्शन लगाए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है। तो बी ऑप्शन सही होगा, कनाडा। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था से अधिक नज़दीक है। राज्यों का संघ है, इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय संघ इकाइयों के मध्य करार का परिणाम नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन से अधिकार उल्लिखित हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है। इस संविधान को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। वो है प्रस्तावना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रस्तावना हमारे संविधान का आधार है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है। जबकि डॉक्टर अंबेडकर अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जो है 389 थी, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत से था और 93 सीटें देशी रियासतों से होनी थी, किंतु पाकिस्तान के अलग हो जाने से यह संख्या जो है परिवर्तित हो गई थी। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकायुक्त की संस्था को स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो था महाराष्ट्र। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त रूपी संस्था की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने दिया था। आयोग की सिफारिशों की स्वीकार करते हुए इंदिरा गांधी सरकार ने पहली बार जो है 1968 में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम संसद में प्रस्तुत किया था। लोकायुक्त की संख्या को स्थापित करने वाला पहला राज्य जो है वह महाराष्ट्र है। 1971 में ये किया गया था और बल्कि ये उड़ीसा में यह अधिनियम जो है 1970 में पारित हुआ, लेकिन 1983 में जाकर के ये लागू हुआ था। तो सबसे पहले महाराष्ट्र को माना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, एन इंडियन पिल्ग्रिम एक आत्मकथा है जो संबंधित है। तो ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एन इंडियन पिल्ग्रिम सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। इसका प्रकाशन लंदन में हुआ था।
इस प्रसिद्ध पुस्तक का प्रकाशन 1948 में नेताजी पब्लिशिंग सोसाइटी द्वारा किया गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम कौन सा है? तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम इनमें से कोई सही नहीं होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1920 में सुभाष चंद्र बोस को का भारतीय जनपद सेवा परीक्षा में चयन हुआ था और अगले वर्ष इन्होंने इस सेवा से त्यागपत्र दे दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए और 1 दिसंबर 1921 को उनको 6 मास का कारावास हुआ। उन्होंने अपने जीवन में 11 बार जेल की यात्रा की। इसी दौरान उन्होंने इंडियन स्ट्रगल की रचना की थी। ठीक है, तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, कोई उत्तर इसमें से सही नहीं होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक बी.आर. अंबेडकर थे। यह पार्टी 1937 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में जो है 15 सीटें जीते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक जाति के विनाश को इसी वर्ष प्रकाशित की, जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोध पत्र पर आधारित थी। ठीक है, तो इनकी एक पुस्तक थी, इसको याद रखिएगा, जाति के विनाश, जाति के विनाश, ये भी याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे? विकेंद्रित समाज के प्रबल समर्थक कौन थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया माने जाते हैं। लोहिया ने अपनी चर्चित कृति आस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी जो 1952 में लिखा था, इसके अंतर्गत यह तर्क दिया था कि समाज की संरचना में 4 परतें पाई जाती हैं, गांव, मंडल, प्रांत एवं राष्ट्र। उस व्यवस्था को लोहिया ने चौखंबा राज्य की संज्ञा दी थी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा था? तो जयप्रकाश नारायण। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने जो है सर्वोदय को जन समाजवाद कहा था। अगला क्वेश्चन है, पंडिता रमाबाई को किस कारण पंडिता की उपाधि दी गई थी? तो संस्कृत विद्वान होने के कारण। ठीक है, पंडिता रमाबाई एक प्रतिष्ठित भारतीय समाज सुधारिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता थीं। वह एक कवयित्री, अध्येता और भारतीय महिलाओं के उत्थान का प्रबल समर्थक थी। संस्कृत विद्वान होने के कारण उन्हें 20 वर्ष की आयु में जो है पंडिता की उपाधि प्रदान कर दी गई थी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया? ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी की न्यासिता, या इसको न्यासिता भी कहते हैं या ट्रस्टीशिप भी कहते हैं, इसका सिद्धांत जो है पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन की मांग करता है, ताकि वे उत्पादन के साधनों को संपूर्ण समाज की धरोहर मानकर उनका प्रयोग केवल लोक कल्याण के लिए करें। ठीक है, निजी लाभ के लिए ना करें। अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया? गोपाल कृष्ण गोखले जी को। ठीक है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। सर्वप्रथम जो है गोखले और गांधी जी की मुलाकात जो है वो 1896 में हुई थी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्वाचन सुधारों से संबंध नहीं है? तो एन बोहरा समिति, ये भारत में निर्वाचन सुधारों से संबंधित नहीं है। ठीक है, जो एन बोहरा समिति थी, ये 1993 का गठन जो है भारतीय राजनीति में अपराध और राजनीति के बीच जो है साठगांठ जांच करने के लिए हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है?
ए ऑप्शन सही होगा। न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति। प्रजातंत्र की निरंतरता के लिए आवश्यक है कि राज्य शक्तियाँ का विभाजन कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के मध्य किया गया। और भारत में संविधान द्वारा जो है संवैधानिक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है, इसलिए न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया है। कार्यपालिका और विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल। गांधी जी ने अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती से जुड़े तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध किया था। और गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल जो है 1918 में अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल में किया था। तो दोनों को याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? तो स्विट्जरलैंड है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोक प्रजातंत्र वाला देश है, जहां जनता प्रत्यक्ष तौर पर शासन के कार्यों में भाग लेती है, नीति निर्धारण का कार्य करती है, कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में भेद करने का मूल आधार क्या है? तो मूल आधार है विधायिका एवं कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका के सदस्यों के बीच से होता है तथा अध्यक्षात्मक शासन में देखा जाए तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। तो दोनों में आप लोग भेद जानिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 जो है ये चुनाव आयोग के संबंध में उपबंध करता है। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बनता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो तक होता है और इन्हें समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। अगला है, मुस्लिम लीग के ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज़ उठाई थी? तो 1940 में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम बहुल पृथक राज्य का निर्माण करना था। भारत शासन अधिनियम 1909 में पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। यहीं से पृथक पाकिस्तान के निर्माण का बीजारोपण हुआ था। पाकिस्तान नाम का शब्द प्रथम प्रतिपादक किसने किया था? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र था रहमत अली को माना जाता है, जिसने अपने एक लेख नाउ आर नेबर में पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया था। पाकिस्तान बनने के क्रम में महत्वपूर्ण बदलाव जो है 23 मार्च 1940 को आया और इसी बैठक में जो है मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया। तो यहाँ से बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे आपको, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया हुआ है, संसदीय समिति है और सदस्यों की संख्या है, इसको मिलान करना है। तो आप लोग बताइए कौन सा कोट सही होगा। सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। 100 में से कितना सही किए हैं आप सभी ने। तो लोक लेखा समितियों की सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो वो होते हैं 22 सदस्य। प्राक्कलन समिति में 23 सदस्य। विभाग से संबंधित अस्थायी संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45 सदस्य। लोकसभा की व्यवस्था समिति में 15 सदस्य। तो कौन सा कोड सही हो रहा है? बी, 2 4 1 3 कोड नंबर भी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिकता निधि को किसके अधिकार के अंतर्गत रखा गया है? राष्ट्रपति के, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन रखी गई है। संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए
संसद जो है भारत की आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है। यह निधि भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम जो है 1950 द्वारा स्थापित किया गया है। यह निधि जो है राष्ट्रपति के अधीन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निकाय संविधानेतर है? योजना आयोग आपका संविधानेतर इकाई है। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। 2015 में इसका नाम बदल करके जो है नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 से। इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। यह किसका कथन था? के.टी. शाह का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। के.टी. शाह ने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक ऋणी है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के ज़्यादातर प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं और 1935 के अधिनियम की लगभग जो है 200 धाराओं को उसी तरह अथवा थोड़ा बहुत संशोधन के साथ संविधान में रखा गया है। 8वां नंबर है, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। तो लॉर्ड पेथिक, लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, ये जो है कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जो है ये लॉर्ड पेथिक, लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर शामिल थे। भारतीय संविधान सभा के निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय इस समिति से संबंधित थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे और प्रारूप समिति में 6 सदस्य और भी थे। एन गोपालास्वामी अयंकर, ए.के. अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवराव, ठीक है। और ये जो है त्यागपत्र दे दिए थे तो बी.एल. मित्र इनके स्थान पर हुए थे। और 6वां थे टी.टी. कृष्णामाचारी और इनकी मृत्यु हो गई थी तो आए थे डी.पी. खेतान। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां नंबर है, इंडियन विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद है और इनकी जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपनी इस कृति में तत्कालीन परिस्थितियों का समग्र वर्णन किया है। यह पुस्तक जो है 1959 में प्रकाशित हुई थी। 11 नंबर है, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना जो है 1936 में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा की गई थी। इसके माध्यम से बाबा साहब भारतीय समाज में विद्यमान ब्राह्मणवाद और पूंजीवादी संरचना व्यवस्था में जो है बदलाव करवाना चाहते थे ताकि समाज में जो है जाति व्यवस्था के कारण हो रहे अत्याचार जो है समाप्त किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए। तो जुलाई 1946 में आयोजित किए गए थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में आयोजित किए गए थे। 13 नंबर है, हंटर कमेटी रिपोर्ट संबंधित था। तो जलियांवाला बाग दुख से ये संबंधित था। हंटर कमेटी रिपोर्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था। हंटर कमेटी 1919 सरकार के व्यवस्था से जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु जो है अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग में 8 सदस्य थे जिनमें 5 अंग्रेजी थे और 3 भारतीय थे। अगला है, नेहरू समर्थक थे किसका? तो लोकतांत्रिक समाजवाद का। नेहरू जी ने आर्थिक नीति के मामले में मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था।
उनके अनुसार जो है विकास की नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें संपूर्ण समाज को लाभ हो, इन्हें गिने लोगों को नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक आंदोलन और उनकी श्रेणी के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो तेभागा आंदोलन ये किससे संबंधित था? किसान आंदोलन से, ये सही है। सतनामी आंदोलन जनजातीय आंदोलन, यही गलत है आपका। सतनामी आंदोलन जो था वो सामाजिक आर्थिक विषमता से संबंधित था, ठीक है, सामाजिक आर्थिक विषमता से, ठीक है। तो ये युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि त्रुटिपूर्ण बताना है। चिपको आंदोलन पर्यावरणीय आंदोलन से इसको, और निर्भया आंदोलन नारीवाद आंदोलन से, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है वे धर्म का अर्थ ही नहीं जानते? तो गांधी जी ने कहा था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी जी का यह मानना था कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है वे धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। अगला है स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य कौन था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी थी? तो वो था पेप्सो। पेप्सो जो है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसमें जो है जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी। हालांकि आयोग ने जो है सही उत्तर मद्रास माना था, ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर होगा आपका पेप्सो, और आयोग द्वारा मद्रास माना गया था। तो इस पे जो है जानते हैं यूपी में कोर्ट, तो इसको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, बी ऑप्शन वैसे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक विधि है, तो वो विधि है सूची प्रणाली, ठीक है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए योजना बनाया गया है जिसमें जो है सूची प्रणाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ प्रणाली मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दल व्यवस्था कौन सा है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विदलीय व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में द्विदलीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयुक्त होती है क्योंकि इसमें सत्ता दो प्रमुख दलों के बीच ही घूमती रहती है जिससे शासन में अस्थायित्व बना रहता है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में 86वें संशोधन के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़ा करके जो है 11 हो गई, और 11 मूल कर्तव्य में माता पिता या अभिभावक से यह अपेक्षा की गई है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हेतु विद्यालय भेजेंगे। अगला क्वेश्चन है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ठीक है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दिया था। अगला क्वेश्चन है पहचाने कि कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है? कानून व्यवस्था का रखरखाव, ठीक है। कानून और व्यवस्था का रखरखाव स्थानीय स्वशासन का कार्य नहीं है। कानून और व्यवस्था संविधान की जो है 7वीं अनुसूची के तहत जो है राज्य की सूची का विषय है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। 1930 से लेकर के 1932 के मध्य भारत में संवैधानिक सुधारों के बारे में जो है साइमन कमीशन द्वारा एक रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन क्रमशः आयोजित किए गए थे जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर जो है तीनों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नेताओं का कौन सा समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है? तो नेहरू नासिर टीटो, ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना जो है 1961 में
भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्राउन टीटो के विशेष प्रयास से हुआ था। ठीक है, और इसके जिम्मेदार यही 3 लोग माने जाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल जारी करता है। ठीक है, अगला है, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। संविधान के अनुच्छेद 61 में जो है भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जो यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अगला है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सही है? तो राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंडादेश को क्षमा कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है क्षमा कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल इसको क्षमा नहीं कर सकते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग में सुमेलित नहीं है? 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से है, सही है, सुमेलित सही है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल विधेयक कानून, ये भी सही है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज, ये भी सही है। 84वां संविधान संशोधन के राज्य संबंध, ये गलत है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान का जो 84वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था, इसके द्वारा जो है अनुच्छेद 82 और 170 के 3 के शर्तों में संशोधन किया गया था, ताकि वर्ष 1971 की जनगणना के दौरान जो है सुनिश्चित की गई आबादी के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित लोकसभा सीटों और राज्यों की विधानसभा सीटों की राज्य में कोई परिवर्तन न किया जाए। ठीक है, लोकसभा की सीटों और राज्यसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया जाए, उससे संबंधित था 84वां संविधान संशोधन। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में क्या सत्य है? ये न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के जो है 51 तक राज्य ने नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की संख्या है कितना है? 395। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया था, और इसमें मूल रूप से जो है 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां नंबर है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? तो 5 से 11। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता की व्यवस्था में बारे में व्यवस्था की गई है। अगला है, माउंटबेटन योजना आधार बनी, किसकी आधार बनी थी? देश के विभाजन की। माउंटबेटन योजना देश के विभाजन का आधार बनी थी। ज्ञात होना चाहिए कि बेबल के स्थान पर जो है मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को एक नया वायसराय बनाकर भारत भेजा गया, और 22 मार्च 1947 को भारत पहुंचा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है 24 मार्च 1947 को कार्यभार संभाला। माउंटबेटन भारत की स्थिति का अध्ययन करने के बाद वह निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि सांप्रदायिक दंगों को और अधिक विकराल रूप धारण करने से रोकना है तो भारतीय हाथों को में सत्ता सौंपने में और जल्दी नहीं करनी चाहिए। 9वां नंबर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री अंबेडकर थे। आप संविधान के निर्माता और दलित चेतना के प्रतीक पुरुष के रूप में भी जाने जाते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ऑल इंडिया शेड्यूल
कास्ट फेडरेशन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था, जिसकी स्थापना उन्होंने 1942 में की थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस लिया गया था। तो चौरी चौरा में हिंसक वारदात होने के कारण गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में प्रारंभ किया गया था, जिसमें विदेशी वस्तुओं व संस्थाओं का बहिष्कार व स्वदेशी अवधारणा पर बल दिया गया था। गांधी जी द्वारा अहिंसा के निरपेक्ष प्रयोग का समर्थन किया गया, परंतु 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड में हिंसक रूप का फलस्वरूप जो है 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एयो हुम। ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नहीं, ये नहीं सही होगा। WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 28 दिसंबर 1885 में हो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हुआ था, और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी द्वारा की गई थी, और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। भारत में सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन थे? रजनी कोठारी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रजनी कोठारी जो है भारत में सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वान हैं। रजनी कोठारी भारत के सुप्रसिद्ध राजनीतिक विज्ञानी, राजनीतिक सिद्धांतकार, शिक्षाविद, विलेखक थे। इन्होंने विकासशील समाज अध्ययन पीठ की स्थापना भी किया था 1963 में। विकासशील समाज अध्ययन पीठ की स्थापना 1963 में किया था। अगला है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। एक जनतांत्रिक शासन के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों के हितों को पूर्ण सम्मान दिया जाता है, वे चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो या बहुसंख्यक वर्ग हो। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षित करने के लिए जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व सर्वश्रेष्ठ तरीका है। इसको सूची प्रणाली भी कहा जाता है। इसके पहले एक क्वेश्चन आया है, वहाँ पे सूची प्रणाली दिया था, तो दोनों को याद रखिएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? विधायिका के प्रति। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला है, अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति होता है। तो राज्य एवं शासन दोनों का प्रधान होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सिर्फ वास्तविक कार्यपालिका ही होती है, इसमें नाम मात्र की कार्यपालिका की अवधारणा का अभाव होता है। राष्ट्रपति ही शासनाध्यक्ष, शासन का प्रमुख, और राष्ट्राध्यक्ष राज्य का प्रमुख होता है। अगला है, किसको भारत का शांति का अग्रदूत कहा गया? तिलक जी को, बाल गंगाधर तिलक जी को। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का भागीरथी भी ऋषि भी कहा जाता है। एक महान पत्रकार, शिक्षक, जननायक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनको लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। तिलक ने जो है लाला लाजपत राय और विपिन चंद्रपाल के साथ मिलकर राष्ट्रवादी दल या उग्रवादी दल का गठन भी किया था। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विदेशी विद्रोही समझती थी, और वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का अग्रदूत कहा था। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान किया गया है? निर्वाचन के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 324 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 के तहत जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, और भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, इसको याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को की गई थी। वह संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन का प्रावधान करता है। अगला है, न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो ये जनहितवाद से संबंधित है।
भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि यदि सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में से कोई अपने कार्यों की परिसीमा का उल्लंघन करता है तो अपनी शक्तियों के आधिक्य में कार्य करता है, तो ये सभी अंग एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है न्यायपालिका द्वारा अपनी संवैधानिक शक्तियों के इतर कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यक्षेत्र में जनहित की दृष्टि से हस्तक्षेप किया जाना न्यायिक सक्रियता कहलाता है, ऐसा माना गया है। ठीक है, और न्यायिक सक्रियता मूलतः जनहितवाद से संबंधित है। अगला है किसके वर्णन में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अल्पतंत्र के रूप में थे? तो ग्रेनविल ऑस्टिन के, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रेनविल ऑस्टिन के वर्णन में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे। अगला है निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? सरकारिया आयोग की रिपोर्ट। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों के महत्वपूर्ण ढांचे पर विचार करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा मार्च 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग के गठन की नियुक्ति किया गया था, और ये जो है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। अगला है भारत के संविधान का भाग 4 के ए में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? 16, अनुच्छेद 16। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को रोजगार एवं राज्य के अंतर्गत नियुक्ति में समान अवसर की समानता प्राप्त है, अनुच्छेद 16 में ऐसा कहा गया है। और अनुच्छेद 16 के 2 में कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत सेवाओं में किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव एवं निवास स्थान या इनमें से किसी भी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये 16 के सब आर्टिकल 2 में कहा गया है, और 16 में सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर की बात कही गई है। अगला है कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिक के लिए मतदान की उम्र 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वें संविधान संशोधन में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा जो है मतदान करने की आयु जो 21 वर्ष थी उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला है पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी के मध्य पूना के यरबदा जेल में संपन्न एक समझौता था, और इस समझौते पर दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर और उच्च हिंदू वर्ग तथा गांधी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने जो है 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नवा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया? उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो प्रसारण का कार्य जो है 14 अगस्त को सर्वप्रथम उषा मेहता ने प्रारंभ किया। 14 अगस्त 1942 को उषा मेहता ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर जो है खुफिया कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी। अगला है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? तो सभी के हैं। ठीक है, द आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदास, गीता रहस्य, द ओरियन, ये सभी पुस्तकें जो है बाल गंगाधर तिलक के हैं। अगला है होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत के लिए स्वशासन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में जो है आयरलैंड की तर्ज पर एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है 1915 में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया, और इसका उद्देश्य था भारत के लिए स्वशासन की मांग करना। अगला है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? एम.ए. अंसारी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता 1928 में डॉक्टर एम.ए. अंसारी ने किया था, और इस कॉन्फ्रेंस में जो है मिलकर सभी दलों ने लखनऊ में 28 से 31 अगस्त 1928 में अपनी बैठक की, और इसने जो है भारत के लिए
डोमिनियन स्टेट की सिफारिश की थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? खुदीराम बोस, जज किंग्सफोर्ड, ये तो सही है। वरेंद्र कुमार घोष, ढाका षड्यंत्र अभियोग से, तो यही आपका गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वरेंद्रनाथ बोस का संबंध जो है मुख्यतः युगांतर पत्रिका के संपादक से था। युगांतर पत्रिका के संपादक थे, युगांतर, ठीक है, जो अनुशीलन समिति द्वारा जो है प्रकाशित बंगाली में साप्ताहिक पत्रिका थी। और वारेंद्रनाथ घोष को अलीपुर बम केस में जो है फांसी की सजा दिया गया था। अलीपुर बम केस से ये संबंधित थे, ठीक है। तो यहाँ पे यही सही सुमेलित नहीं था। और तारकनाथ दास ये हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका से संबंधित थे। लल्ला हरदयाल युगांतर सर्कुलर से, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर है दलविहीन लोकतंत्र के सिद्धांत का समर्थक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण दलविहीन लोकतंत्र के समर्थक माने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है राजनीतिक दलों का कोई औचित्य नहीं है। इन्होंने समाज सुधार के संदर्भ में संपूर्ण क्रांति की अवधारणा का भी प्रतिपादन किया था। अगला है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम है? तो फिनिक्स। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम फिनिक्स है। दक्षिण अफ्रीका में 1904 में गांधी ने सेठ पारसी रुस्तम जी के सहयोग से डरबन के समीप फिनिक्स नामक स्थान पर जो है 100 एकड़ ज़मीन खरीद कर जो है फिनिक्स फार्म की स्थापना किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शासन का प्रकार विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है? तो संघात्मक सरकार विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है। राज्यों को स्वायत्तता प्रदान कर पूरे विश्व में एक सरकार बनाने के लक्षण सर्वाधिक हैं इसमें, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन अर्थात विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसका सृजन या समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद के सृजन या समापन का कार्य जो है संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा किया जाता है। अगला है प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी। तो लोकसभा के 15% सदस्यों से। मूल संविधान में जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं थी। प्रधानमंत्री अपने विवेकाधिकार के आधार पर जो है मंत्रिपरिषद के आकार को सुनिश्चित करता है, परंतु जो 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था उसके द्वारा यह तय किया गया था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अगला है भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? तो इसका वर्णन कहीं नहीं किया गया है। भारत के संविधान में फेडरल शब्द के कहीं नहीं वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अगला है संसद के दोनों सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए। तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, एक बजट सत्र, एक मानसून सत्र, एक शीतकालीन सत्र, और प्रत्येक सत्र के बैठक के मध्य जो है 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा जो है विशेष बैठकें आहूत की जा सकती हैं। अगला है संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस बाद में प्रतिपादित की गई थी? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में जो है संविधान की मूल संरचना की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि संसद मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन एवं परिवर्तन तो कर सकती है, लेकिन संविधान की बेसिक संरचना को समाप्त या संशोधित नहीं कर सकती है।
अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों का समावेश किस वर्ष किया गया था? 1976 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया था? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, जब संविधान तैयार लागू किया गया तब उसकी प्रस्तावना में भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक एवं गणराज्य कहा गया था। बाद में जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है, इसमें समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। अब वर्तमान में देखा जाए तो भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। अगला है, भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन है? तो केरल के लिए। ठीक है, केरल भारत का एक ऐसा मात्र राज्य है जहां पर स्थानीय स्वशासन के कार्यों की निगरानी हेतु जो है ओम्बुड्समैन रूपी संस्था कार्यरत है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है कौन है? के दिसेनन है, और इनकी स्थापना जो है 2000 में की गई थी। उस समय यह 7 सदस्यीय संस्था थी, किंतु 2001 में केरल पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करके इसे संसदीय संस्था बना दिया गया। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही इसका प्रमुख बन सकता है। अगला है, कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के अपने अधिवेशन में किस स्थान पर की थी? तो लाहौर। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। हमारे लिए स्वाधीनता ही पूर्ण स्वतंत्रता है। इसी दिन रावी नदी के तट पर जो है स्वाधीनता का झंडा फहराया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? अम्बेडकर जी को। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में अपने कई महान व्यक्तिगत गुणों का समावेश किया। जब भी सदन में पेश की गई आलोचनाओं का वे उत्तर देते थे तो उन्हीं उत्तरों में संविधान की धाराओं की व्याख्या हो जाती थी। वे वास्तव में आधुनिक मनु थे और उनको संविधान में के मुख्य रचनाकारों में गिना जाता है। अगला है, तिलक को भारतीय शांति का जनक की संज्ञा किसने दी थी? तो हम लोग अभी पढ़े हैं, वैलेंटाइन चिरोल द्वारा। सिरोल है ये, चिरोल यहाँ पे गलत लिखा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी प्रकृति के थे। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के पूर्व के दिनों में जो है एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में शिक्षा पाई, जहाँ ये मेधावी छात्र माने जाते थे। अगला है, एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है? तो अनिश्चित काल तक। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 360 है ये वित्तीय आपातकाल की बात करता है। एक बार संसद की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है। ठीक है, भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अगला है, लाल बाल पाल कहलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में तिकड़ी किन के बारे में बताती है? तो लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में आयोजित किए गए थे, और निर्वाचन प्रांतों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान होता है। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान संवैधानिक प्रधान होता है। यदि राज्य
जैसे देश स्तर पर देखा जाए तो प्रधान राष्ट्रपति होता है, जबकि राज्य स्तर पर प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। जबकि वास्तविक प्रधान क्रमशः प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं। तो संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान जो होता है वो संवैधानिक प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में उल्लिखित नगरीय निकायों के अगला है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित नगरीय निकायों के निर्दिष्ट विषयों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 के क में 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़कर जो है शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 12वीं अनुसूची में जो है 18 विषयों का उल्लेख है, जिन पर जो है नगर पालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और संविधान के अनुच्छेद 243 के ग के खंड 1 में यह उपबंध किया गया है। ठीक है। और इस भाग में उपबंध के अधीन रहते हुए राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करेगा, ऐसा बताया गया है। अगला है, पुरुषों एवं महिलाओं का लोक सेवाओं में सही वक्त पर सही पदोन्नति करना लोक सेवाओं में पूर्ण क्षमताओं को विकसित करने की अति आवश्यक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है फुलटन समिति का। ठीक है। फुलटन समिति जो है इंग्लैंड के लॉर्ड फुलटन की अध्यक्षता में 1966 में एक समिति गठित की गई थी, जिसका उद्देश्य था सिविल सेवा की संरचना, भर्ती, प्रबंधन, प्रशिक्षण, पदोन्नति की विवेचना का सुझाव देना। और समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है 1968 में सौंपी थी और इस समिति में कुल 12 सदस्य थे। अगला है, 2 सूची दिया गया है, व्यवस्था है, अनुच्छेद है, इसको मिलान करना है। तो चुनावी व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो चुनावी व्यवस्था 324 से लेकर के 329 तक है। संघ और राज्यों के अंतर्गत सीमाएं किस में है? तो ये है 308 से लेकर के 323 तक। पंचायती व्यवस्था किस में है, किस अनुच्छेद में? तो पंचायतें हैं अनुच्छेद 243 ओ यार्डा में। और संघ स्तर पर न्यायिक व्यवस्थाएं किस में है? तो 127 से लेकर 147 तक। तो कौन सा कोटेशन सही हो जाएगा? तो एक कूट आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं का आय का मुख्य साधन कौन सा है? तो सरकारी अनुदान। पंचायती राज संस्थाओं का आय का प्रमुख साधन सरकारी अनुदान है। संविधान के अनुच्छेद 280 के आधार पर जो है केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र द्वारा प्राप्त अनुदान होता है। और अनुच्छेद 243 के सब आर्टिकल आई के आधार पर जो है राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य द्वारा प्राप्त अनुदान होता है। तो ये सभी सरकारी जो अनुदान होते हैं पंचायती राज संस्थाएं के मुख्य साधन माने जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, राज्यपाल द्वारा नहीं होती है। जबकि मुख्यमंत्री हो गया, महाधिवक्ता हो गया और राज्य के लोकसभा अध्यक्ष होता है, ये सभी कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका स्थापित किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। आज़ादी के बाद भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया गया है। अगला है, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन था? तो वी गिरी थे। ठीक है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति वी गिरी थे।
गिरी ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जो कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में दूसरे चक्र की गणना में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। अगला है, किस केंद्र शासित राज्य का अपना हाई कोर्ट है? तो दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। 31 अक्टूबर 1966 को यह स्थापित किया गया था। बाकी अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, ये सभी जो है हरियाणा उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? 72। अनुच्छेद 72 के तहत जो है अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा, निलंबन, प्राणदंड, स्थगन, राहत और माफ़ी प्रदान कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। अगला है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश होगा, डी ऑप्शन। मध्य प्रदेश जो है राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है। वहाँ पे 6 सीटें हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए। और उत्तराखंड में एक भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में 4 है। छत्तीसगढ़ में कितना है? 4 है। झारखंड में कितना है? 5 सीटें हैं। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, 6 सीटें। तो सभी लोग कमेंट कीजिएगा कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ। ठीक है।